हेलो एवरीवन, बीइंग अ रेजिडेंट बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको इंडिया से बाहर अपना फंड भेजना पड़ता है। सिचुएशन किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है आपने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर भेजा हुआ है, जिनके लिए आपको फंड बाहर भेजना हो, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपका ट्रीटमेंट होना है इंडिया से बाहर, जिसके लिए आपको बाहर पैसा चाहिए, या फिर आप फॉरेन टूर के लिए जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाहर की कंट्री में कोई प्रॉपर्टी को बुक कराना है। जैसे कि आजकल दुबई में बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए कई बार सिचुएशंस आती हैं कि हमें इंडिया से बाहर फंड भेजना पड़ता है। तो जब इंडिया से बाहर पैसा ले जाने की बात आती है तो बहुत सारे टैक्सेशन रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। टैक्स की गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन है, फेमा की गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना टैक्स आपको पे करना होगा जब आप बाहर फंड भेज रहे हैं, कितना आप भेज सकते हैं, किस पर्पस के लिए आप भेज सकते हैं, और आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपको टैक्स नोटिस जो है इंडिया में फेस ना करने पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आपने बाहर जो फंड भेजा है वो किस सोर्स से भेजा है। तो इसके लिए आरबीआई ने एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई थी, आरबीआई विच इज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसको आप LRS के नाम से भी जानते हैं। ये आपके 2004 में आई थी, और आरबीआई ये स्कीम को लेके आई थी जिसके अकॉर्डिंग लिबरलाइज, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इंडिया से बाहर फंड भेजना जो है बहुत ईजी हो गया था। बट जब आप इंडिया से बाहर फंड ले जाने की बात करते हैं तो इस स्कीम के अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्पस के लिए बाहर फंड इजीली ले जा सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्पसेस हैं जिसको जो है प्रोहिबिटेड किया गया है कि उन पर्पसेस के लिए आप बाहर फंड नहीं ले जा सकते। जैसे कि अगर मैं उन पर्पसेस की बात करूं, आप बाहर की कंट्री में फंड ले जाके वहां पर इस अमाउंट को एज अ मार्जिन ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते, डेरिवेटिव्स में यूज नहीं कर सकते, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में यूज नहीं कर सकते, लॉटरी और गैम्बलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, या फिर आप वीडीए में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये तो मैंने कुछ ही यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आरबीआई की गाइडलाइन में लिखी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप बाहर फंड ले जाकर उनमें जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका करंट अकाउंट और एक है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो आप बाहर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फंड ले जा सकते हैं। ओवरसीज एजुकेशन के लिए फंड आप भेज सकते हैं। आपका कोई माइग्रेशन एक्सपेंस है, इसके लिए आप फंड भेज सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए आप फंड भेज सकते हैं। आप जो है अपने रिलेटिव्स के मेंटेनेंस के लिए, रिलेटिव्स को फंड की ज़रूरत है, आप उनके मेंटेनेंस के लिए इंडिया से बाहर फंड भेज सकते हैं। या फिर आप गिफ्ट डोनेशन के लिए फंड बाहर भेज सकते हैं। बिजनेस ट्रैवल या फिर कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग है आपकी, उसके लिए भी आप फंड इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कैपिटल नेचर की जो ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉरेन स्टॉक में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, वो आप कर सकते हैं। बट आप बाहर जाके मार्जिन ट्रेडिंग में या फिर डेरिवेटिव में, स्पेक्यूलेटिव में, इन सब चीज़ों की ट्रांजेक्शन जो है नहीं कर सकते। आप बाहर अब्रॉड में रियल एस्टेट परचेज कर सकते हैं। आप फॉरेन बैंक में फंड डिपॉजिट करा सकते हैं। आप जो है बाहर किसी भी कंट्री में जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है परचेज कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए तो बाहर फंड ले जा सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते बाहर, इंडिया से बाहर पैसा ले जाके। अब बात करते हैं आप कितना ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जितना मन चाहे उतना इंडिया की जो आपकी वेल्थ है आप आउट ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें भी लिमिटेशन रखी गई है। LRS स्कीम के अकॉर्डिंग आप जो है $250,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा इंडिया से बाहर फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको करेंसी, इंडियन करेंसी के टर्म में देखूं तो अगर मैं 85 रुपीज़ डॉलर का रेट यहाँ पे लेके चलती हूँ तो 2.12 CR से ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल से मार्च के बीच में जो है इंडिया से बाहर फंड नहीं ले जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे ज़्यादा फंड ट्रांसफर करना है इंडिया से बाहर, तो एक पैन नंबर पे तो आप इतनी अमाउंट से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा पैन नंबर इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो लिमिट है ये पर पैन नंबर जो है काउंट की जाती है। अब बात करते हैं कि LRS कौन यूज़ कर सकता है। LRS सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, वो ही इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, ट्रस्ट है, तो आप इस स्कीम का यूज़ करके इंडिया से बाहर जो है अपना फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऐसे ही अलाउ कर देगा कि आप इंडिया का फंड उठाइए और बाहर कंट्रीज में जो है ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पर आपको पे करना होगा टैक्स, जिसके बाद आप इस फंड को बाहर भेज सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक इंडियन नॉन रेजिडेंट हैं तो नॉन रेजिडेंट भी जो अपनी जो इंडिया की अर्निंग्स होती है उसको इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते। उसके ऊपर भी उनकी रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो $1 मिलियन से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं ले जा सकते हैं, या फिर उनको जो है 15 CA CB पहले बैंक को प्रोड्यूस करना
करना होता है कि हमने अपना सारा टैक्स पे कर दिया है, फिर वो अपना जो फंड है वो बाहर रिपेरिटेट करा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपको फंड बाहर भेजने के लिए किसी 15 सीए सीबी की तो ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको टैक्स जरूर पे करना होगा, जिसको आप बाहर बाद में रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कितना टैक्स आपको पे करना होगा। ये है आपके टैक्स के रेट्स जो कि एप्लीकेबल हुए हैं, इनमें चेंजेस आए हैं 1 अप्रैल 25 के बाद। बजट 2025 में इनमें चेंजेस लाए गए, जिसके बाद जो अपडेटेड रेट्स हैं 1 अप्रैल 25 के वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको कितना टैक्स पे करना होगा। सबसे पहली बात जो आपका टैक्स पे होगा वो होगा टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और कौन रिकवर करेगा ये टैक्स? बैंक रिकवर करेगा, जिसको आपने अप्रोच किया है कि आप हमारा फंड जो है बाहर भेज दीजिए। बैंक को ये राइट्स दिए गए हैं कि बैंक आपका फंड ट्रांसफर करने से पहले आपके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी को चेक करेगा, आपका टीसीएस डिडक्ट करेगा, फिर आपका फंड जो है बाहर भेजा जाएगा। अब बात करते हैं कितना टीसीएस आपको डिडक्ट कराना होगा। अगर आप बाहर एजुकेशन पर्पस के लिए फंड भेज रहे हैं, तो फंड अगर आप एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं तो उसमें भी 2 सोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं। एक है कि आपने इंडिया में पहले लोन लिया है, एजुकेशनल लोन, फिर उसके बाद आप बाहर इंडिया से बाहर अपने बच्चों की स्टडीज के लिए उस फंड को भेज रहे हैं। तो उस केस में 1 अप्रैल 25 के बाद आपको कोई भी टीसीएस डिडक्ट नहीं कराना, जबकि 1 अप्रैल 25 से पहले यहाँ पर आपको 0.5% जो है टीसीएस डिडक्ट कराना होता था 5 लाख रुपीज से ऊपर। बट अब आपको जो है कोई भी टीसीएस डिडक्ट नहीं कराना। अगर आप लोन लेके बाद में एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेज रहे हैं तो उस केस में 0% टीसीएस है, जितना अमाउंट आप चाहे आप बाहर भेज सकते हैं, बट वो USD 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपने खुद से स्पॉन्सर किए हैं, वो पैसे आपने कहीं से लोन ले लिया एजुकेशन के लिए या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं, सेल्फ फंडेड है आपका, तो उस केस में आपको टीसीएस डिडक्ट कराना होगा 5% अबव ₹10 लाख। 10 लाख तक तो कोई आपको टीसीएस डिडक्ट नहीं कराना, 10 लाख से ऊपर जब अमाउंट जाएगा वहां आपको 5% टीसीएस डिडक्ट कराना होगा। यहाँ पर भी 1 अप्रैल 25 से पहले एक चेंज आया। 1 अप्रैल 25 से पहले जो 10 लाख का अमाउंट था ये 7 लाख रुपीज हुआ करता था। 7 लाख से ऊपर हमें टीसीएस डिडक्ट कराना होता था 5%, बट 1 अप्रैल 25 के बाद अब आपको जो है 10 लाख के ऊपर 5% टीसीएस डिडक्ट कराना है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ट्रेवल से या फिर अदर कोई पर्पस है जिसके लिए आप बाहर पैसा लेके जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको 20% टीसीएस डिडक्ट कराना होगा 10 लाख रुपीज से ऊपर। अगर 10 लाख से कम है तो कोई टीसीएस आपको डिडक्ट कराना नहीं है। अगेन पहले ये अमाउंट जो 7 लाख रुपीज हुआ करता था। अगर आप इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहे हैं, आपका टूर पैकेज है, तो उस केस में डिपार्टमेंट कहता है कि ये तो आप जो है इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहे हैं, तो आप हमें 10 लाख से पहले भी अपना टीसीएस डिडक्ट कराइए। तो यहाँ पर 10 लाख से पहले आपको 5% टीसीएस डिडक्ट कराना होगा, 10 लाख से ऊपर पे आपको 20% टीसीएस डिडक्ट कराना होगा। ये लिमिट आपकी पहले 1 अप्रैल 25 से पहले थी 7 लाख रुपीज। 7 लाख से नीचे आपको 5% डिडक्ट कराना था और 7 लाख से ऊपर आपको 20% टीसीएस डिडक्ट कराना होता था। तो इतना टीसीएस आप डिडक्ट कराइए और बाहर आप इजीली अपना फंड जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस टीसीएस का क्या होगा जो आपने डिडक्ट करा लिया है? इस टीसीएस को जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस टाइम पर आप एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके अगेंस्ट आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप अपना टीसीएस डिडक्ट कराइएगा तो उसके बाद बैंक से अपना जो है टीसीएस का सर्टिफिकेट कलेक्ट करना ना भूलिए, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बैंक ने जो टीसीएस काटा है ये आपके पैन नंबर पर उन्होंने जो है क्रेडिट दे दिया है, ताकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो आपके 26 AS, AIS, TIS में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो और आप इसका जो है इजीली क्रेडिट अवेल कर पाए, और रिफंड चाहिए तो रिफंड भी आपको मिल जाएगा उस टाइम पे। अब बात करते हैं रेमिटेंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट है जो आपको रेमिटेंस के टाइम पे चाहिए होंगे। अगर आप यही नॉन रेजिडेंट होते तो मैं आपको कहती कि आपको एक डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंटली चाहिए वो है 15 CA CB, बट क्योंकि आप एक रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडियन है, तो आपके लिए बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। एक आपका लगता है फॉर्म A2। ये जो फॉर्म है आपका जो है फेमा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक फॉर्म होता है A2 जिसमें पर्पस लिखे होते हैं कि आपका प्रोहिबिटेड पर्पस नहीं है, तो उस फॉर्म को आपको भर के देना होता है। आपका पैन कार्ड चाहिए होता है, आपके KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको चाहिए होते हैं। और LRS लिमिट की एक डिक्लेरेशन होती है कि मैंने पूरे साल में जो है $2,50,000 से ज़्यादा अभी रेमिट नहीं किया है और इस रेमिटेंस के बाद भी मेरा इस जो लिमिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा। ये एक डिक्लेरेशन बैंक आपसे लेता है, जिसके लिए अगर आप टाइम टू टाइम इंडिया से बाहर पैसा भेजते रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी एक साइड बाय साइड वर्किंग रखें, जिसमें आप जब भी अमाउंट बाहर भेजते हैं तो उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते रहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि आपने जो लिमिट है उसको ब्रीच नहीं किया है। आप
जो है विद इन द लिमिट ही फंड ट्रांसफर कर रही हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बैंक को भी बतानी होती है, अगर बैंक आपसे नहीं भी पूछ रहा तो ये आपको आगे इनकम टैक्स नोटिस से बचा सकती है। ये चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, वो है सोर्स ऑफ फंड। ऐसा नहीं है कि जब आपको ये लगे कि मेरे को इंडिया से बाहर फंड भेजना है, मेरे बच्चे का फोन आ गया, मुझे ऐसे ऐसे फंड चाहिए वहां पे, और आपने अपना जो भी आपके पास कैश पड़ा है वो बैंक में जमा कराया और उसको बाहर फंड भेज दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आप इंडिया से बाहर फंड भेज रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है, कहाँ से आपके पास वो फंड आया जो आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। आपका जो भी फंड है वो टैक्स पेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी बेची है, वहां से आपको वो फंड आया है, तो बी केयरफुल कि उस अमाउंट पे आपने टोटल टैक्स जो भी बनता है वो आपने पे कर रखा है या नहीं कर रखा। या फिर अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप हर साल जो है अपनी सेविंग करके फिर उस अमाउंट को भेज रहे हैं, तो आपका वो टैक्स पेड मनी हो, ये चीज का ध्यान रखें। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपकी LIC मैच्योर हुई है, तो वहां का पैसा आप भेज रहे हैं, तो आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया जो आप बाहर भेज रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे नोटिस देखने को मिले हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन नोटिस हैं, 139(1)(a) के अंदर बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको आए हैं, जिन्होंने भी इंडिया से बाहर प्रॉपर्टीज बुक कराई हैं। यूजुअली जिन्होंने दुबई में बुक कराई हैं उनको ये इन्वेस्टिगेशन नोटिस आए हैं जस्ट टू इंक्वायर वन थिंग कि आपने जो भी फंड बाहर इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में, उस फंड का आप हमें सोर्स बता दीजिए कि कहाँ से आपने उस फंड को इन्वेस्ट किया है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप जब भी बाहर फंड भेज रहे हैं उसका सोर्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से मुझे इनकम आई थी और इस पे मैंने टैक्स पे कर रखा है और इसलिए मैंने इसको इंडिया से बाहर अपने किसी भी पर्पस के लिए, जो भी आपका पर्पस है उसके लिए आगे भेज दिया। अगर आपका सोर्स ऑफ फंड क्लियर होगा तो फ्यूचर में अगर कोई नोटिस भी आपको फेस करना पड़ता है तो आप इजीली उसका रिप्लाई विद प्रूफ्स दे सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो कि आप किस तरीके से इंडिया से बाहर अपना फंड जो है इजीली ले जा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई टैक्स सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।